बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसी भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज हम एक दफ़ा फिर आपके सामने एक बड़े मेगा करप्शन केस के हवाले से आए हैं और उसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करने आए हैं। ये केस नया नहीं है नाजरीन। इस केस के हवाले से हम पहले भी वक्तन फ़वक्तन आपको गाहे बगाहे इसकी सूरत हाल से इसकी जो भी प्रोग्रेस या अपडेट थी उसको हम आपके सामने रखते रहे हैं। और अब ये मामला जो है ये फ़ाइनल जो एक इंक्वायरी हुई है जो कि नैब की जानिब से की गई है, उसकी रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है। तो ये फ़ाइनल जो नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट है, इसके लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये चीज़ हम आपके सामने रखेंगे। ये मेगा करप्शन केस जो सा है ये क्या था, इसके हवाले से नैब ने अपनी क्या फाइंडिंग दी हैं और इसके अंदर कितने अहम तरीन इंकशाफात जो से हैं वो सामने आए हैं। तो नाजरीन, ये मेगा करप्शन केस दरअसल साबिक जो हमारे नवाब भावलपुर थे, उनकी जो प्रॉपर्टी है चोलिस्तान में, जिसे शिकारगाह कहा जाता है, ये उसके हवाले से थी। और इसके बारे में हम आपको पहले भी मुख्तलिफ इलाक़ों में पूरी तफसील बता चुके हैं कि ये मेगा करप्शन केस जो सा ये कैसे शुरू हुआ, इसके कौन से किरदार थे, इसमें क्या फ़ैसले किए गए, क्या गैर कानूनी तौर पर लोगों को जो है वो मुस्तफ़ीद करने की ये कीमती तरीन अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है इसकी बंदरबाट करने की कोशिश की गई थी। ताहम ये चीज़ उनसी है ये सामने आ गई, इसका इंकशाफ हो गया और फिर हुकूमत पंजाब ने अपने तौर के ऊपर इसके ऊपर एक्शन लिया और उसके बाद उनसे फिर ये मामला नैब के पास चला गया। और अब नैब ने अपनी जो सी है वो रिपोर्ट जो सी है, अपनी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो जो सी है वो जारी की है, जो हमें मौसूल हुई है नाजरीन। और इसमें बहुत जिसे कहें कि हैरान कुन बड़े बड़े इंकशाफात जो से हैं वो सामने आए हैं। इसका एक मुख्तसर सा ब्रीफ पहले मैं आपको बता देता हूँ नाजरीन, कि ये शिकारगाह जो है ये साबिक नवाब भावलपुर की ये प्रॉपर्टी शुमार होती थी। ये किला द्रावड़ फोर्ट के इर्द गिर्द तकरीबन 10 मील के अंदर ये प्रॉपर्टी, इसके बारे में कहा जाता है कि जो है वो मौजूद थी। और ये तकरीबन 3 लाख से ज़ायद इसका जो है रकबा है, 3,12,440 एकड़ का ये रकबा था नाजरीन। ये पाकिस्तान बनने के बाद जब ये रियासत भावलपुर जो सी है वो इसमें शामिल हुई, उसके बाद नवाब साहब की प्रॉपर्टी के जो मामला थे उसके ऊपर हुकूमत ने मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ फैसले जो उनसे वो किए थे। तो इस हवाले से एक गुमान ये था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये नवाब भावलपुर की विरासत में आई है और इस प्रॉपर्टी को उनके जो 23 लीगल वारसान हैं उनमें तकसीम होना था। और इसी हवाले से जो लीगल हायर्स थे वो गवर्नमेंट को जो है वो अप्रोच कर रहे थे बार बार। और ये मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ था। और फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, एक रिटायर्ड जस्टिस साहब की सरबराही में जो है वो बनाई गई थी, जिनको कहा गया था कि ये जो मैटर्स हैं प्रॉपर्टी के, शिकारगाह के, इसको देखें और जो लीगल हायर्स में इनकी तकसीम या इनको मुंतकिल करने के मामला हैं उसको जो है इसको फाइनल करके उस पर अमल दरामद कराएं। तो वो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में नाजरीन आपको बताया कि रिटायर्ड जस्टिस जो उसके सरबराह थे, उसके बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसके मेंबर थे, साथ भावलपुर के एमडी चोलिस्तान, कमिश्नर भावलपुर, डीसी भावलपुर और डीपीओ भावलपुर, ये सब, और साथ सेफ्रॉन जो है फेडरल डिपार्टमेंट, उसका भी एक जो नुमाइंदा था वो भी इसका मेंबर था। उसकी मुतअद्दिद नाज़रीन इसकी मीटिंग्स हुई और आखिर में आके इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने जो सा ये फैसला सदर किया और अहकामात जारी किए एमडी चोलिस्तान को और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को कि ये जो लीगल वारसीन हैं इनके दरमियान ये जो प्रॉपर्टी है ये इनके नाम मुंतकिल की जाए, इनको कब्जे लेके दिए जाएँ। और उसके बाद फिर नाज़रीन होता ये है कि ये मामला जब मुंतकिल करने का शुरू किया जाता है तो उसके साथ साथ फिर इसमें मज़ीद जिसे कहें कि वो एक नया रुख आ जाता है, एक स्कैंडल बनने का जो असल सिलसिला है वो शुरू होता है कि एक तरफ लीगल वारसान को जो है वो जायदाद उनकी प्रॉपर्टी मुंतकिल की जा रही होती है, तो आगे लीगल वारसान ने जिनको ये प्रॉपर्टी अरसा दराज से सेल की हुई थी और जिसे कहें कि वो स्टाम्प के जरिए ये सारी प्रॉपर्टी लिख के दे चुके हुए थे। बहुत सारी प्रॉपर्टी इसमें ऐसी थी जिसे लीगल वारसान जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो सेल आउट करते रह गए थे। तो जिन्होंने वो नवाब के वारसान से प्राइवेट अफराद ने वो प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ना सिर्फ नवाब भावलपुर के वारसान को बल्कि आगे उनके जो खरीदार थे उनको भी मुंतकिल करना शुरू कर दिए, इंतकालात करने शुरू कर दिए, जो कि ना हदायत थी ना लीगली वो चीज़ उनसी है वो किसी तौर पर अलाउ थी। तो ये जब मामला हुआ और फिर ये चीज़ उनसी है ये ब्लास्ट हो गई, ये हुकूमत पंजाब तक चली गई और फिर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो है इसका एक्शन लिया, इस पर एक्शन लिया। उन्होंने वो तमाम जो इंतकालात थे उनको कैंसिल करने के काम जारी कर दिए। इसके ऊपर इंक्वायरी हुई, एमडीज, 2 एमडीज जो से थे उनको जिसे कहें कि वो
एक किस्म का उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई। जो मौजूदा उस वक्त एमडी थे उनको मुअत्तल किया गया, या उनको अटैचमेंट की जो है ओहदा वो ख़त्म करके उनको लाहौर अटैच कर दिया गया। और इसमें गिरदावर रैंक के, नायब तहसीलदार रैंक के, पटवारी रैंक के जो ऑफिशियल्स थे उनको मुअत्तल किया गया। तो ये सारा मामला हुआ नाज़रीन। उसके बाद फिर बाकायदा ये मामला जितना हाईलाइट हुआ कि ये फिर नैब ने इसको टेकअप कर लिया, नैब मुल्तान ने, और फिर बाद में नैब इस्लामाबाद के पास ये डीजी नैब के पास ये मामला गया, और डीजी नैब ने फिर इस मामले में तमाम अथॉरिटीज़ को जो है वो कुछ अर्सा कबल, साल डेढ़ साल कबल जो है वो अपने पास इस्लामाबाद भी बुलाया, और ये तमाम इसके बारे में छानबीन शुरू की। और उसके बाद अब तो यही थी कि नैब की इंक्वायरी के बाद उनसे चीज़ें वो क्लियर होंगी कि ये मामला क्या था, और इसमें जो स्कैंडल का सिलसिला था वो किस लेवल के ऊपर किया गया, कौन कौन उसके अंदर मुलव्वस थे, किस तरीके से अरबों रुपए की जो कीमती तरीन अराजी है, जिसके बारे में बाकायदा डिक्लेयर कर दिया पंजाब हुकूमत की जानिब से कि ये अराजी जो सी है ये स्टेट लैंड है, ये हुकूमत पंजाब की अराजी है, ये कतई तौर पर नवाब भावलपुर की जो है वरासती या जायदाद में शुमार नहीं होती। और उसके मुख्तलिफ जो है पीछे जो से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस और जो हुकूमत पाकिस्तान के डिसीजंस थे वो सारे बताए गए, और ये क्लियर कर दिया गया कि ये अराजी जो सी है, शिकारगाह की जो प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली हुकूमत पंजाब की मलकियत है, ये रिज्यूम लैंड है, और ये कतई जो है वारसान में तकसीम नहीं की जा सकती। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर नाज़रीन फिर नैब ने इसके बड़ी लंबे चौड़े जो है वो टाइम लेकर इसकी इंक्वायरी शुरू की। इसमें जिसे कहें कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक का रिकॉर्ड जो है वो मांगा गया। इस हवाले से जो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिकॉर्ड था, जो उस वक्त के नवाब साहब थे, उनकी जो जायदाद के मामला थे, उनको सारा जो था रिकॉर्ड वो मांगा गया। और इस तरीके से एक बहुत ही लंबी प्रैक्टिस, एक तवील टाइम लगाकर नैब ने जो है वो अब अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो सी है वो जारी कर दी है। ये आपको अभी हम आपको इसके बारे में पढ़ के भी सुनाएंगे कि उनकी जानिब से इसकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं। बहरहाल नैब ने इसमें बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। एक तो बता दिया है कि ये कतई जो सा है ये लैंड जो सी है ये रिकॉर्ड के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत पाकिस्तान के फैसलों के मुताबिक ये नवाब भावलपुर की प्रॉपर्टी नहीं थी, उनकी ज़िंदगी में ही रिज्यूम कर ली गई थी, और ये हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान की ये प्रॉपर्टी थी। और इसके ऊपर इस रिपोर्ट में बताया गया कि नवाब साहब की जानिब से भी इसके ऊपर कोई जो है वो इसको चैलेंज नहीं किया गया, और ना ही साल साल जो इनके वारसान थे उन्होंने इसको चैलेंज किया। ये बाद में इसके मामले को इशू बनाया गया और इसको अपना जो है वो डिक्लेयर किया गया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और हमें तकसीम होनी चाहिए। तो ये उन्होंने वाजे किया एक तो कि ये प्रॉपर्टी जो सी ये रिज्यूम लैंड थी, ये किसी तौर के ऊपर जो सी नवाब भावलपुर की प्रॉपर्टी नहीं थी। और उसके बाद फिर बताया गया केस के हवाले से कि किस तरीके से इस बारे में जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई गई, और उस इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने अपने दायरे अख्तियार से हटकर जो है इस फैसले किए। और साथ ही इसमें इंकशाफ किया गया नाजरीन कि कुछ तरामीम जो सी हैं वो कवानीन के अंदर या जो वो रूल्स थे उसके अंदर अपनी मर्जी से तरमीम जो सी है वो की गई, और इसको एक किस्म का इस केस को लीगलाइज करने के लिए, वारसान के हक में करने के लिए रिकॉर्ड के अंदर जो सी है वो तरामीम हुई हैं, जिसमें सैफरॉन भी शामिल है मुबैना तौर पर जो उसमें बताया गया है। और साथ जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है जो उसके सरबराह थे उनके हवाले से भी जो है इसमें बताया गया कि उन्होंने भी जानते बूझते इन सारी चीज़ों को जो है वो जो हक़ाइक़ उनको नज़रअंदाज करके ये अपने अख्तियार से हटकर फैसले दिए। और इस तरीके से ये कीमती तरीन जो अराजी है ये जो सी है ये एक जिसे कहें कि इशू बन गया, जो कि हुकूमत पंजाब की प्रॉपर्टी थी। इसको प्राइवेट लोगों के हाथों में किसी का खिलौना बना दिया गया, और ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो सी इसकी बंदरबांट शुरू कर दी गई। ये कतई तौर के ऊपर जो है ये लीगल मामला नहीं था, ये लीगल डिसीजन नहीं था। इसमें बड़ा वाज़े तौर पे जो है वो हर किसी का किरदार जो है वाज़े कर दिया गया है और बता दिया गया है कि किसने कितना कितना इसके अंदर अपना हिस्सा डाला इस मामले को, जिसे कहें वो गैर कानूनी तौर के ऊपर इसको जो है वो हल करने के लिए, जिसका कोई रूल्स नहीं थे, कोई कानून नहीं था, सब ने इसके अंदर जो है वो अपना हिस्सा डाला। और उसके बाद एक गलत फैसला जो है वो ऑर्डर जारी किया गया इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की जानिब से MD चोलिस्तान को कि ये ज़मीन जो सी है ये वारसान को मुंतकिल की जाए, इसके जो से है वो कब्जे लेकर दिए जाएँ। तो ये इसमें बताया गया कि इसके बाद फिर जो है ना सिर्फ उनको ये मुंतकिल करना शुरू किया, बल्कि आगे प्राइवेट अफराद को भी जो है इसकी बंदरबांट शुरू हो गई, और इसका इंतकाल का सिलसिला और कब्ज़ों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। तो इसमें नाजरीन जो है ये बड़ा इसको वो उन्होंने सख्ती से इस हवाले से कहा कि ये चीज़ जो सी है ये किसी तौर के ऊपर दुरुस्त नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान से फौरी तौर पर जो है वो रजू किया जाए, पंजाब गवर्नमेंट रजू करे, और जो समरी मंजूर की गई जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की जानिब से जो सिफारिशात और
असम्बली बना के भेजी गई थी, जिसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मंजूर किया था, और उसको उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर वो चीज़ रिवर्स की जाए, इसको रिव्यू किया जाए, और ये सारा मामला क्योंकि इसमें इंतहाई कीमती तरीन अरबों रुपए की सरकारी प्रॉपर्टी का मामला है, तो इसलिए इसमें बिल्कुल कोई गफलत और कोताही जो सी है वो ना की जाए, और फौरी रजू करके ये सारा जो मंजूरी का अमल है इसको रिवर्स करवाया जाए। और जो अदालतों में इस हवाले से कोई केसेस किए हुए हैं वारसान ने, उसके हवाले से भी कहा है कि फौरी तौर पर जो है उसको परसू किया जाए, और वो केसेस जो से हैं उनको खारिज करवा के ये जो कीमती अराजी है इसको बचाया जाए। तो ये इसका मुख्तसर सा नाजरीन जो है वो था इसका, आपको कह दें कि हमने आपको सबरी जो सी है वो सामने रख दी। इसके हवाले से मैं आपको ये पढ़कर सुना देता हूँ जो नैब की जानिब से आया है। तो उन्होंने बताया है, ये ऊपर अपना वो एक पैराग्राफ लिख के उन्होंने ब्रीफ ऑफ फैक्ट्स ऑफ द केस आर एज फॉलो। अपॉन द accession of the Bahawalpur state to Pakistan in 1954, the personal properties of the last Amir were identified, including the Shikargah vast area defined by a 10-mile radius around the Rawat fort. Crookedly, the land was lawfully resumed by the state in 1959. 1966 under martial law regulation number 64 by the West Pakistan Land Commission, wide orders dated 10/6/1961, 10/6/1963, 12/2/1964, 23/10/1965 and 26/2/1966. Neither the Amir during his lifetime nor his legal heirs challenging this resumption, making it absolute and irrevocable. Upon this death in 1966, the Shikargah was not part of his इनहेरिटेबल स्टेट। तो ये बड़ा उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी इसको चैलेंज नहीं किया था, और ना ही उनके लीगल जो वारसान है उन्होंने चैलेंज किया, और ये जो सी है स्टेट की जो सी है ये प्रॉपर्टी बन चुकी थी। दी 1968 लैंड रिफॉर्म्स एक्शंस allocating a limited portion 2000 acres for management by the successor Amir, resuming the rest for the state, and subsequent the 1969 devolution order इसके बाद है जी were challenged, leading to the landmark Supreme Court judgment of 1982, और the 1982 के बाद है जी the court admitted that land reform laws applied to the Amir's properties, but set aside the specific orders directing that distribution among heirs must occur first before land reforms resumption could be applied with execute to their individual holdings. उसके बाद कहते हैं जी परसुएंट टू दी SCS direction in Supreme Court direction, and inquiry committee was formed, followed by an implementation committee. एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और उसके भी जो से बाद इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो से वो इस सिलसिले में बना दी गई। इन ए क्रिटिकल डेविएशन fraudulent amendment was made to the 1969 order via SRO number 946/2003 dated 30/9/2003. The law division original proposal was altered by an unauthorized handwritten incession of the word entire, यानी कि उसके अंदर तरमीम की गई, गैर कानूनी तौर पे तरमीम की गई, और एक लफ्ज़ जो है उसके अंदर entire को उन्होंने तब्दील करके क्या कर दिया, as documented in saffron files, changing the clause to state that the entire property, यानी कि एक लफ्ज़ entire जो लिखा हुआ था उसको जानते बूझते गैर कानूनी तौर पे चेंज करके उसमें इजाफा कर दिया, और entire property उसको जो है वो लिखा गया, would be distributed before land reform applications. This unlawful expanded the pool of distributable assets to include already resumed state land. Shikargah Implementation Committee under chairmanship of Justice retired Abdul Qadir Chaudhary willfully misinterpreted the fraudulent terms or entire property to include the resumed Shikargah. Further, it willfully misclassified and labeled the Shikargah as unsettled
despite strong and consistent objections from the Punjab Land Commission. ٹھیک ہے جی. یہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جانتے بوجھتے یہ سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے کیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی which affirmed the land was resumed state property, the committee beyond its mandate, اپنے مینڈیٹ سے آگے بڑھ کر اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے ڈائریکٹڈ دی ایم ڈی چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ٹو میوٹیٹ دی لینڈ ان فیور آف لیگل ہائرز وائڈ لیٹر ڈیٹڈ 18/8/2004. تو یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا اور پھر ایم ڈی چولستان کو جو سے وہ حکم جاری کیا کہ یہ اراضی جو سی ہے یہ لیگل ہائرز میں ٹرانسفر کر دی جائے. دی فیڈرل گورنمنٹ اپرووڈ دی سمری forwarded by the M.O. Saffron on singly signed recommendation by Justice عبدل قدیر چودھری. یعنی یہ جو سمری اور جو رپورٹ بھیجی گئی تھی اس کے اوپر سنگل سائن جن سے ہیں وہ جسٹس صاحب کے تھے, پوری کمیٹی کے اس میں سائن بھی نہیں تھے. دا چیئرمین امپلیمنٹیشن کمیٹی. اچھا جی. اس کے بعد کہتے ہیں اینڈ ایشوڈ ایس آر او نمبر 820/2005 ڈیٹڈ 3/8/2005. اس کے بعد کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ آرڈر دی ڈیولیوشن آف 2,77,974 ایکڑز آف شکارگاہ لینڈ ایس آر او نمبر فلاں فلاں فلاں, یعنی کہ اس کا پھر انہوں نے آگے ڈیولیوشن کے جن سے وہ آرڈر کر دیے. تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی کورٹ افرمڈ دیٹ لینڈ ریفارم laws applied to the Amir's properties but set aside the. اچھا جی یہ ہو گئی یہ اس میں جو ہے وہ آگے آ گیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی 2,65,736 acres of prime Cholistan land were unlawfully muted in favor of 23 legal heirs. یعنی کہ تقریباً 2,65,736 ایکڑ جو انتہائی قیمتی پرائم لوکیشن پر جو یہ اراضی تھی, جو سرکاری اراضی تھی, اس کو جو ہے 23 لیگل ہائرز کے اندر جو ہے وہ میوٹیڈ ان کو یعنی کہ ٹرانسفر کر دیا گیا. سبسیکوینٹ اور اینڈ سبسیکوینٹ پرچیزر اور ساتھ ہی جو اس کے خریدار تھے آگے جیسے میں آپ کو بتایا ان کو بھی آگے منتقل کر دیا گیا. ڈیوائرنگ نیشنل ایسٹس فار پرائیویٹ گین, یعنی کہ اپنے ذاتی اور پرائیویٹ مقصد کے لیے اس کو نیشنل ایسٹ کو جو ہے وہ استعمال کیا. وائڈ اسپریڈ ان آتھورائزڈ سیلز اینڈ انکروچمنٹس ہیو اکرڈ سیورلی انڈرمائننگ لینڈ ریفارم آبجیکٹو اینڈ اسٹیٹ اونرشپ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایس ایم پی آر آرڈر دی کینسلیشن آف لیگل میوٹیشن آن 15/6/2024 ایکسیپٹ میوٹیشن 1 and 2 پرٹیننگ 23 لیگل ہائر. یعنی کہ انہوں نے پھر جو سینئر ممبر تھے انہوں نے جو لیگل ہائرس کو میوٹیشنز ہوئی ہوئی تھیں ان کے علاوہ جو ادرز جو میوٹیشنز ہوئی تھیں ان کو کینسل کرنے کے احکامات جاری کر دیے. اب وہ کہتے ہیں کہ دی انویسٹیگیشن ہیز فردر کنکلوڈ دیٹ امینڈمنٹس ان دی ڈیولیوشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آرڈر 1969 بائی دی فیڈرل گورنمنٹ رانگفل interpretation of SRO by the implementation committee and subsequent approval by the Prime Minister of Pakistan have provided a base for this fraudulent activity. During the course of investigation, the chairman جو ہے implementation committee endorsed the finding of combined investigation team by submitting that no one brought into his notice that land Shikargah has been resumed under MLR 64. اب یعنی کہ وہ جو implementation committee کے چیئرمین ریٹائرڈ جسٹس صاحب ہیں وہ اب اس میں اپنا موقف لے رہے ہیں کہ انہیں کسی نے بھی یہ مطلع نہیں کیا کہ یہ لینڈ جو یہ ریزیوم لینڈ ہے انڈر جو ہے وہ جیسے بتایا MLR 64, تو ان کے نوٹس میں ہی نہیں تھا in 1959. In the life of the late Amir of Bawalpur, in this regard, Mr. Ali Muhammad Khokhar, land reforms consultant, Punjab Land Commission, has also given his statement under Section 161 CRPC before combined investigation team, stating therein that Shikargah land had been resumed under MLR 64 of 1959 in the lifetime of the Amir of Bawalpur. Thus, the investigation is of the view that issuance of SRO number 946/2003 dated 30/9/2003 inclusion of Shikargah land in the distribution package notification fla dated fla and Vanda Jat of the Shikargah and the SRO notification number dated 10/6/2006 by the federal government and proceedings initiated in the furtherance thereto concerning the Shikargah land are liable to be reviewed. کہ سارے معاملے کو دوبارہ جو ہے وہ ریویو کیا جائے. provincial government is required to approach federal government for the cancellation of all such action to restore the land in state
कस्टडी जो उनसे फेडरल गवर्नमेंट से फौरी तौर पे रजू किया जाए इस हवाले। सब्सिक्वेंटली पंजाब लैंड कमीशन वाइल्ड लेटर डेटेड 23/1/2025 अंडर द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ MLR 115 और 1972 decided that all the areas under Shikarga in the possession of the management of any person stood resumed and vested in the government free from any encumbrance of charge whatsoever and without any payment of compensation کہ یہ زمین جتنے جن کے قبضے میں ہیں وہ ساری جو سی اس کو دوبارہ واپس لیا جائے اور اس کی کوئی کمپنسیشن جو سی ہے کوئی چارجز اس کے جو سے ادا نہیں کیے جائیں گے. اٹ واز فردر ہیلڈ دیٹ دیئر کوڈ بی نو کوشچن آف انہیریٹنس آف ریزیوم شکارگا لینڈ among legal heirs of Sir Sadiq Muhammad Khan Abbasi under Article 3rd of Acceding State Order 1961 issued by the federal government. The provincial government is the custodian of the resume Shikarga which is public property. تو یہ ناظرین جو ان سے آپ کو میں نے پورا وہ ان کا جو انکوائری رپورٹ ہے جو انہوں نے فائنڈنگ دی ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں. بہرحال اس میں بہت بڑے لیول کے اوپر اس کھیل میں جو ہے وہ اس میں کچھ مفاد اٹھایا گیا ہے, کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں جو اس کے اندر بڑا واضح طور پر انکشاف کیا گیا کہ کس لیول کے اوپر اس کیس کو لیگل بنانے کے لیے اس کے اندر انلیگلی طور کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جو وہ تبدیل کی گئی ہیں. ان میں اب کیا ان کا انٹرسٹ تھا کیا نہیں تھا, ابھی اس حوالے سے نیب نے کوئی فکس اس طریقے سے نہیں کیا رسپانسبلٹی کہ کون کون سے لوگ اس کے اندر جو سے ہیں وہ پراپر طریقے سے پائے گئے ہیں کہ وہ ملوث تھے اور ان کے حوالے سے نیب جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے یہ ابھی بلینک ہے. اس کے بارے میں ابھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی, لیکن یہ ایک بہت بڑا کھیل تھا, یہ ایک بہت بڑا اربوں روپے کا ایک میگا اسکینڈل تھا جسے بہرحال نیب نے جو ہے ایک کمپلیٹ تفصیلی انکوائری کے بعد اس کا سارا کچا چھٹا جو ہے وہ نکال دیا ہے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ انہوں نے اس کو جسے کہیں اب ہم یہ کہیں کہ مبینہ ملی بھگت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ لیگل ہائرز کے لیے جو ہے وہ بنایا, اس طرح کا کیس بنا کے دیا کہ وہ آسانی کے ساتھ یہ زمین جو سی ہے وہ حاصل کر سکیں, جو کہ بیسیکلی جو سی ہے وہ حکومت پنجاب کی جو سی ہے وہ سرکاری اراضی ہے, ریزیوم لینڈ ہے اور اس پہ کوئی رائٹ جو ہے وہ لیگل ہائرز کا نہیں بنتا. تو اب یہ تھی ناظرین ٹوٹل صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آگے اس کے بعد فردر اس کے اوپر کیا ایکشن ہوگا, کن کن اعلیٰ جن کے نام سامنے آئے ہیں, جس میں آپ کو بتایا کہ امپلیمنٹیشن کمیٹی کے بھی جو سے ہیں وہ اس میں شامل ہیں, سیفران کے بھی اس کے اندر جو سے افسران شامل ہیں, نچلی سطح پہ ایم ڈی لیول کے اوپر بھی جو ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور امپلیمنٹیشن کمیٹی میں آپ کو جیسے بتایا کہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بھی اس کے اندر شامل تھے, اور اس میں ان کے ہوتے ہوئے حیران کن بات ہے کہ یہ جو جسٹس صاحب ہیں جو امپلیمنٹیشن کمیٹی کے سربراہ تھے وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ یہ ریزیوم لینڈ تھی اور یہ اسٹیٹ کی لینڈ جو سی ہے یہ بن چکی تھی, جبکہ ایس ایم بی آر وہاں پر موجود تھے, ایم ڈی چولستان وہاں پر موجود تھے, کمشنر باور, یہ سارے ریونیو سے ریلیٹڈ اور اس پراپرٹی سے ریلیٹڈ لوگ تھے. انہوں نے کیوں اس چیز کو لکایا؟ انہوں نے جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا امپلیمنٹیشن کمیٹی کر رہی تھی کہ یہ اراضی جو سی منتقل کی جائے تو اس وقت کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو سٹاپ کیا گیا کہ یہ چیز جو سی ہے یہ قابل عمل نہیں ہے, یہ گورنمنٹ لینڈ ہے, گورنمنٹ پراپرٹی ہے, اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ابھی سارے بہت سے سوالات ہیں جس کا بھی حل اور اس کا جو جواب ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ جو نیب ہے وہ اس حوالے سے فائنل ڈیسیژن کیا کرتی ہے. یہ تھا آج کا ولاگ, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت سا خیال رکھیے گا. تو سی بٹی کو اجازت, اللہ حافظ.